नमस्कार और इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम सीधे गोता लगा रहे हैं राजा की अवधारणा में। ये शब्द भारतीय इतिहास, कहानियों और सोच में कितना गहरा बसा है ना? बिल्कुल, एक बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। हमारे पास स्रोत भी कई तरह के हैं। पौराणिक वंशों की गाथाएं हैं। हाँ, जैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। फिर मौर्य या मुगल जैसे साम्राज्यों के दस्तावेज भी हैं। और हाँ, राजा विक्रमादित्य जैसी लोक कथाएं तो हैं ही। सही। तो मिशन ये है कि समझें भारत में राजा होने का असल मतलब क्या था, क्या उम्मीदें थी उनसे, और चुनौतियां क्या थीं, असलियत क्या थी। हाँ बिल्कुल। चलिए पर्दे खोलते हैं इसकी। जरूर। ये सफर हमें राजत्व की जड़ों तक ले जाएगा। हम देखेंगे कि शक्ति का आधार कैसे बदला। कभी लगता था देवता से जुड़ा है, कभी तलवार से। और सबसे जरूरी वो राजधर्म वाली बात, राजा के कर्तव्य। हाँ, उसका क्या वजन था। और दिलचस्प यह है कि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये तो संस्कृति और नैतिकता की भी कहानी एक तरह से। तो शुरुआत पौराणिक वंशों से करें। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। हाँ। यहाँ तो राजा देवताओं के वंशज माने जाते थे, जैसे इक्ष्वाकु या पुरु। इससे उन्हें शासन का एक दैवीय अधिकार सा मिल जाता था, है ना? हाँ बिल्कुल। शुरुआत में लेजिटिमेसी मतलब वैधता काफी हद तक वहीं से आती थी। लेकिन देखिए, जैसे जैसे वक्त बदला, ऐतिहासिक दौर आया, मौर्य साम्राज्य या फिर बाद में दिल्ली सल्तनत, मुगल, हाँ, तो ये तस्वीर बदल गई। अब शक्ति का स्रोत वो दैवीय वंश से ज्यादा सैन्य बल, राजनीतिक गठजोड़ और हाँ, प्रशासनिक क्षमता इन पर आ गया। अच्छा। यहाँ मूल बदलाव ये था कि राजा की वैधता अब उतनी जन्मजात या दैवीय नहीं रही। वो बाहरी ताकतों पर, सैन्य क्षमता पर ज्यादा निर्भर हो गई। और अंग्रेजों के समय तो वो बंदूकों की सलामी, वो राजा के कद और वफादारी का पैमाना बन गई। हाँ, सही कहा। मतलब भारी शक्ति पर निर्भरता बढ़ गई। हाँ, और उसने राजा की उस पुरानी पवित्रता को कम कर दिया। बिल्कुल। दैवीय अधिकार से बाहरी समर्थन पर निर्भरता तक का एक बड़ा शिफ्ट था। इसने राजा की स्वायत्तता और कह सकते हैं स्थिति दोनों को प्रभावित किया। पर क्या हमेशा राजतंत्र ही था? मुझे याद आ रहा है, स्रोत बताते हैं कि सिकंदर के समय पंजाब सिंध में हाँ, गणराज्य भी थे। हाँ, मालव और लिच्छवी जैसे गणराज्य। मतलब वहाँ वंशानुगत राजा नहीं थे। नहीं, वहाँ शासन एक समिति या सभा करती थी। कहीं कहीं द्विराज्य प्रणाली भी थी। तो राजतंत्र ही एकमात्र व्यवस्था नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जहाँ राजा थे वहाँ भारतीय राजत्व का मूल था राजधर्म। एक सूत्र है, रंजनाथ राजा। हाँ, यानी जो प्रजा को प्रसन्न रखे वही राजा। बिल्कुल। ये सिर्फ कर्तव्य नहीं था, ये राजा होने की परिभाषा थी। परम लक्ष्य प्रजा का पालन, उनकी रक्षा और उनका संवर्धन। एक भय मुक्त शांतिपूर्ण समाज बनाना। आदर्श राजा के गुणों की लिस्ट भी तो काफी लंबी है। कौटिल्य ने गिनाए थे। हाँ, मौर्यकालीन विचारक कौटिल्य। कुलीनता, धर्मपरायणता, उत्साह, सत्यनिष्ठा और सबसे ऊपर न्याय। हाँ, न्याय। राजा को वरुण देवता का प्रतिनिधि मानते थे। न्याय उसका सबसे बड़ा धर्म था। और ये भी कहा गया कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। सही। मतलब सिर्फ शासन नहीं करना था। हाँ, प्रजा का कल्याण ही सब कुछ था। और वो कहावत यथा राजा तथा प्रजा, वो कितनी गहरी है। हाँ, ये सिर्फ कहावत नहीं थी, ये एक तरह का सामाजिक सिद्धांत था कि राजा का चरित्र सीधे राज्य को प्रभावित करेगा। हाँ, अगर राजा नेक है, प्रजा सेवक है, तो प्रजा भी वैसी होगी। इसीलिए राम राज्य का आदर्श आज भी जिंदा है शायद। बिल्कुल। एक ऐसे शासन की कल्पना जहां शासक पूरी तरह प्रजा के प्रति समर्पित हो। ये आदर्श तो बहुत ऊंचे थे, लेकिन क्या ये दरबार की असलियत में टिक पाते थे? दरबार तो शक्ति, ज्ञान और साजिशों का केंद्र भी होता था। हाँ, वो तो था। चंद्रगुप्त मौर्य के अमात्य या अकबर के नवरत्न जैसे सलाहकार। हाँ, चाणक्य या बीरबल जैसे बुद्धिमान सलाहकार राजा की सफलता की कुंजी थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दरबार में सिर्फ वफादारी नहीं थी, साजिशें भी थी। जैसे पद्मावत की कहानी में वो राघव चेतन का जिक्र है। दरबारी था, अपमानित हुआ तो दुश्मन से जा मिला। चाणक्य ने भी चेताया था कि असली खतरा तो पास रहने वाले असंतुष्ट से होता है। तो राजा की सबसे बड़ी परीक्षा यही थी, चापलूसों और सच्चे शुभचिंतकों में फर्क करना। बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल काम था। और चुनौतियां सिर्फ अंदरूनी नहीं थी, बाहरी आक्रमण का खतरा भी था। हाँ, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक का हमला या अंदरूनी विद्रोह भी होते थे, जैसे अशोक के समय भी हुए। और फिर प्राकृतिक आपदाएं, उनसे निपटने की उम्मीद भी राजा से ही होती थी। हाँ, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लोक कथाओं में भी ये दुविधाएं दिखती हैं। अच्छा, कैसे? एक कहानी है एक राजा की जिसकी आंखें अलग अलग रंग की थीं। हाँ। लोग मजाक उड़ाते थे।
हाँ, पर एक साधु उसे समझाता है कि असली सुंदरता तो मन की होती है। इस सत्यनिष्ठा के लिए और खासकर राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धि, न्यायप्रियता, दानशीलता, इन सब के लिए अमर हो गए। और वो सिंहासन बत्तीसी की कहानी, वो तो कमाल है। हाँ, उसका मूल संदेश ही यही है कि सिंहासन पर बैठने का हक जन्म से नहीं मिलता, वो योग्यता से अर्जित करना पड़ता है। वो 32 पुतलियां राजा भोज को विक्रमादित्य के गुणों की कहानियां सुनाकर यही तो परखती हैं। बिल्कुल, कि क्या वो सिंहासन के लायक हैं भी या नहीं। मतलब योग्यता ही असली पैमाना थी। हाँ, और विक्रम बेताल की कहानियां, वो भी तो यही है। हाँ, वो तो राजा की बुद्धि और नैतिकता की परीक्षा लेती हैं। बिल्कुल। बेताल का हर सवाल राजा के विवेक और न्याय को चुनौती देता है। ये कथाएं सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, ये राजा के लिए एक तरह की नैतिक संहिता थी। सही बात है। आदर्श नेतृत्व के मानक तय करती थी। तो 1947 में राजशाही तो खत्म हुई, रियासतें भारत में विलीन हुई, लेकिन राजा वाली सोच, क्या वो पूरी तरह गई? शायद नहीं। एक तरफ तो वो राजा का बेटा राजा वाली मानसिकता है। हाँ, परिवारवाद के रूप में कहीं ना कहीं दिखती है। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ आदर्श राजा वाले गुण, प्रजा का ध्यान रखना, न्याय करना, हाँ, नैतिक होना, ये आज भी एक अच्छे नेता के लिए उतने ही जरूरी माने जाते हैं। राम राज्य का आदर्श आज भी बेहतर शासन की प्रेरणा देता है। हाँ, वो गुण तो आज भी प्रासंगिक हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। तो राजा की कहानी असल में खत्म नहीं हुई है। नहीं, ये नेतृत्व, जिम्मेदारी और सेवा के बारे में एक लगातार चलने वाली बातचीत है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ सोचने के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है। क्या? कि ये जो ऐतिहासिक राजधर्म के ऊंचे आदर्श थे, वो आज के लोकतांत्रिक नेतृत्व की उम्मीदों और चुनौतियों से कैसे मेल खाते हैं, या कहाँ टकराते हैं? इस पर विचार किया जा सकता है।